हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी टेट और सी टेट और जितनी भी रीट और डी ट्रिपल एस बी की परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और वो किसका है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। वाटसन महोदय ने क्या कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो देखिए, ये जो वाटसन महोदय थे ये मुख्यतः व्यवहारवादी थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मैं बच्चे को डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे वो बना सकता हूँ। इनका मानना यह था दोस्तों कि कोई भी बच्चा जो नवजात होता है वो केवल अपने माता पिता के आनुवांशिक गुणों से नहीं बदलता है, वो पर्यावरण गुणों से भी आगे जो चाहे वो बन सकता है। मतलब बच्चे को जैसा पर्यावरण मिले वो उस हिसाब से ढल सकता है, ये वाटसन महोदय का मानना था। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन या ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? बताइए, ग्रीक युग में किसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था? तो ग्रीक युग में दोस्तों आप लोग याद रखिए, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, रुचि का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो बताइए रुचि का संबंध किससे है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अवधान से है। रुचि का संबंध योग्यता से तो होगा नहीं, रुचि का संबंध किससे है? अवधान से है। तो आप लोगों को पता होगा एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। तो मैकडूगल ने क्या बताया था? मैकडूगल ने बताया था कि रुचि और अवधान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। तो बताइए इससे क्या होगा विद्यार्थी अगर विद्यालय में खेलेंगे तो? ऑप्शन ए है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो देखिए ये तो ऑप्शन सही है मगर ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। आगे पढ़िए, लिखा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ये तो गलत है। यह समय बिताने में सहायक है। ये भी गलत है। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ये ऑप्शन डी एकदम राइट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए दोस्तों, जब विद्यालय में कोई बच्चा खेलता है तो उससे उसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। देखिए अगर कोई बच्चा विद्यालय में खेल रहा है तो उसको मानसिक रूप से वो संतुलित होगा और उसके अंदर दूसरों के प्रति सहयोग करने की भी भावना जागृत होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि हमको बच्चे को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल उसको सुविधा प्रदान करना है। मतलब बच्चा खुद ही संपूर्ण रूप से सक्षम है कि वो उस कार्य को कर सकता है। आपको क्या करना है? आपको केवल उसकी मदद करना है, मतलब उसको केवल सुविधा देना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बताइए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? छठवां का होगा सी। देखिए क्या लिखा है सी में, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। मतलब कोई भी कार्य
अगर बच्चा कर रहा है तो उसको आप प्रमुखता दें। देखिए ऑप्शन ए में क्या था, लिखा था बच्चों की सारी बात सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। मतलब बच्चा जो कहेगा वो मानते रहेंगे हमेशा, ये तो नहीं होगा। देखिए बी में क्या दिया था, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तो शिक्षक आदेश नहीं देता है, अभी हम ऊपर ही पढ़े हैं कि शिक्षक सुविधादाता होता है। तो देखिए डी क्या था, डी था निर्धारित सूचना को अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो बच्चों को केवल अनुसरण करने के लिए सक्षम बनाएंगे, ये गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। तो देखिए कोई भी बालक तभी सीखता है जब उसको लगता है कि वो प्रमुख है। अगर बच्चे को नहीं लगेगा कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो किसी चीज़ को सीखना चाहेगा, नहीं सीखना चाहेगा। तो आप हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा यही सिखाता है आपको कि आप किसी भी बच्चे को प्रमुखता दें। अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उसको सुने और सुन के उसके अगर कोई उसको समस्या है तो उसका समाधान निकालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां एवं त्रुटियां क्या हैं। तो बताइए शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां एवं त्रुटियां क्या हैं। ये सीटेट का इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा सीटेट में देखने को आप लोगों को मिलता है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए अगर कोई भी बच्चा गलती या त्रुटि कर रहा है तो आपको किस में देखना चाहिए, आपको समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए जो की गई गलतियां होती हैं वो सीखने का अभिन्न अंग होती हैं, ये मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है और ये बात एकदम पूर्ण रूप से सत्य भी है। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी हम ही लोग कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसमें शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होती हैं, मगर धीरे धीरे हम उस गलतियों को सुधार करते जाते हैं और उस चीज़ को लास्ट में सीख लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी यही कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में है, तो बताइए 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने कौन सी अवस्था बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। मतलब उस समय बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है। और जो 2 वर्ष से 7 वर्ष का बच्चा होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब वो अब अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल करना इस अवस्था तक सीख जाता है। और उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो चीज़ बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती है वो उसको देख के अपनी प्रतिक्रिया को करता है। और जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है उसके बारे में भी बच्चा सोचने लगता है, तर्क वितर्क कुछ भी कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न क्या है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो बताइए आप एक शिक्षिका के तौर पे एक समावेशी कक्षा में क्या करेंगी, या आप लोग एक शिक्षक के तौर पे एक समावेशी कक्षा में क्या करेंगे। तो बताइए इसमें कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मतलब आप लोग एक शिक्षक के तौर पे ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने पूर्ण रूप से किसी चीज़ को सीख रहा है या नहीं, आप ये सुनिश्चित करेंगे। आप देखते रहेंगे हमेशा एक समावेशी कक्षा में। देखिए समावेशी कक्षा में तो सभी प्रकार के बालक रहते हैं। कोई बालक होगा जो निम्न बुद्धि लब्धि का भी हो सकता है, कोई उच्च बुद्धि लब्धि का भी हो सकता है। तो आप बस उच्च बुद्धि लब्धि वाले को लेके नहीं चलेंगे, समावेशी कक्षा में सबको लेके चलना रहता है। तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो निम्न बुद्धि लब्धि वाला बालक है वो भी उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक के समान सीख पा रहा है या नहीं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो बताइए शिक्षक की भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की। तो देखिए एनसीएफ भी कहता है कि शिक्षक क्या है, शिक्षक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का अर्थ है। बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोग बीटीसी बीएड सब में पढ़े होंगे। तो उसमें व्यापक शब्द का अर्थ क्या है आप लोगों को बताना है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। मतलब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। बताइए, प्रतिभाशाली बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक प्रतिभाशाली बालक जो होगा वो अधिक महत्वाकांक्षा भी रखेगा, बुद्धि लब्धि भी उसकी अधिक होगी और विस्तृत शब्दकोश भी होगा, मतलब उपयुक्त सभी होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, 110 से भी अधिक, कहीं कहीं 120 से भी अधिक लिखता है तो प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है आपके सामने, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। बताइए, एज ए टीचर आप क्या करेंगे यदि कोई बालक हमेशा लेट से आ रहा है। तो देखिए लिखा है उसे डांटेंगे ताकि वो दोबारा गलती न करे। तो डांटना तो मना है, प्रधानाचार्य को बताएंगे, ये भी करने से कोई फ़ायदा नहीं। लिखा है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, डायरेक्ट आप माता पिता से ही संपर्क करने नहीं चले जाएंगे। डी देखिए क्या है, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करना यह एकदम उचित विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न है आपके सामने, लिखा है संवेगों की उत्पत्ति डैश से होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, ऑप्शन बी इज राइट। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति को बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आपके सामने, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन ही डैश है। तो गेट्स ने क्या कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा सीखना, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए कभी कभी प्रश्न में यहाँ पे गेट्स एवं अन्य के अनुसार भी लिख देता है, तो लिखा होगा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, यह किसके अनुसार है, तो कहीं कहीं दे देगा गेट्स एवं अन्य के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है आपके सामने, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। बताइए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। देखिए लिखा है अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में देखिए क्या है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति जो होती है उसी को कहा जाता है अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 17वां नंबर का प्रश्न। तो 17वां प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि को आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती हैं। फिर डैश लिखा है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो बताइए डैश में क्या भराएगा। तो लिखा है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती हैं। फिर डैश, डैश के स्थान पे क्या रहेगा, डैश के स्थान पे रहेगा यहाँ पे वातावरण। लिखा है वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, कौन, वातावरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने का मान कहा जाता है। बताइए, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहीं कहीं लिखता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं हम लोग 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो बताइए आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बालक हैं उनके लिए कौन सा इनमें से
सही नहीं है। तो देखिए पहला है वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, दूसरा है वे हमेशा सफल होते हैं, तीसरा है वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, चौथा है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये वाला तो राइट है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, ये भी सही बात है। ए में लिखा है वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं सही है, तो कौन सा नहीं सही है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात सही नहीं है। देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सफल ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये सही नहीं है। 20वां का सी राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न है साहचर्य के नियम हैं, बताइए साहचर्य का नियम क्या है। तो साहचर्य का नियम क्या है, देखिए साहचर्य का नियम समानता का नियम, समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, ये तीनों राइट हैं, मतलब उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न है सामान्य से विशेष, क्या लिखा है 22वां, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। तो बताइए सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगात्मक और निगनात्मक दोनों में ये प्रयोग नहीं होता है। इसमें लिखा है सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया, तो देखिए इन दोनों में ये नहीं होता है। देखिए जहाँ शिक्षा विधियों में गुण दोष एवं तर्क वितर्क का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वहीं पे सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है, उसी पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है। और वो पद्धति क्या कहलाती है, वो पद्धति कहलाती है तुलनात्मक पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे तुलनात्मक पद्धति होता तो तुलनात्मक वाला राइट होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तो 23वां प्रश्न है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बताइए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। तो देखिए जब बाल्यावस्था में बालक रहता है तो वो समूह में रहना धीरे धीरे पसंद करने लगता है, तो सामूहिकता की भावना किस में आएगी, बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां देखते हैं। तो 24वां है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या। देखिए जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तभी से उसको प्रतिकूल पारिवारिक संबंध का सामना करना पड़ता है और उसके सामने व्यवसाय की समस्या भी खड़ी हो जाती है और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन भी उसको करना पड़ता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा अगर आजकल दिक्कत माने तो व्यवसाय की समस्या ही सबसे ज़्यादा दिक्कत के तौर पे आ रही है। तो देखिए हम बढ़ते हैं अब 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न क्या लिखा है 140 से अधिक IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे, प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाएगा। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां है सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। तो बताइए ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका है। तो ये किसका है, ये थार्नडाइक का है। ये यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार आप लोगों को भी देखने को मिल जाए। ये यूपी टेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम 28वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 28वां प्रश्न है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बताइए सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन सी में उसे दंडित करना।
तो देखिए दंडित करना कहीं भी सही नहीं लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसे दंडित करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 29वां प्रश्न क्या है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्योपातन अध्ययन करना चाहिए। तो ये किसका कथन है, ये कथन है रूसो महोदय का। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। लिखा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका स्थान है, तो वो स्थान है बालकों का। बाल मनोविज्ञान बालक केंद्रित ही है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।